ओके, आज की जो वीडियो है वो उसी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की जो वीडियो ऑलरेडी 2 आ चुकी हैं उसी का आगे का पार्ट है। आप इसको पार्ट 3 के रूप में ले सकते हैं कि हमने रिएक्टिविटी डिस्कस की है, मैग्नीशियम डिस्कस किया है कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन में या बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड जो रिएक्टेंट हैं। अब आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन कैसे, उसका अर्थ क्या है। पहले आप जानिए कि ओरिएंटेशन का मतलब है दिशा, आप कह सकते हैं। एक कॉमन एग्जांपल से मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं कि बेंजीन पे जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये जब बेंजीन के ऊपर अटैक करके जो प्रोडक्ट फाइनली देता है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है आपका, राइट। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब तक अकेला सब्स्टिट्यूएंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब तक अकेला सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे है तब तक वो कहीं भी अटैच हो जाए किसी भी पोजीशन पे, ऑल द पोजीशंस आर सेम, है ना। सब के सब जो हैं वो एक ही होंगे, उसमें न तो कोई आर्थो होगा, न तो कोई मेटा होगा और न तो कोई पैरा होगा। ये ऑलरेडी हमने अपने वीडियोस में बताया है आपको। यहाँ क्या है कि अगर पहले से कोई ग्रुप बेंजीन पे लगा है तब क्या होगा, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कमरे में जाके बैठना है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सोफ़ा रखा है, बहुत सारी चीज़ बैठने की रखी हैं। आप कहीं भी रखें, आपको कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं है। लेकिन अगर पहले से उस कमरे में कोई बैठा है तब तो ज़रूर सिविलाइज्ड मैनर में आप पूछ के जाएंगे कि मे आई कम इन सर, और तब वो इशारे से आपको बताएगा आपकी पोजीशन के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार कि अगर मान लीजिए कि एक चारपाई पड़ी है और उस पर तकिया रखा है, तकिया जहाँ रखा है मतलब वो आपका सर है, सिरहाना है, तो ये माना जाता है अपने यहाँ कि जो श्रेष्ठ है वो सिर की तरफ बैठेंगे, सिरहाने, और जो छोटे लोग हैं अपने उम्र में अपने पैर की तरफ बैठाते हैं उन्हें। तो वो आपको फिर बताएगा आपके लिए कि आप आइए यहाँ बैठ जाइए। बड़े हैं तो अपने खिसक जाएगा, आपको बैठा लेगा बगल में, और छोटे हैं तो आपको बता देगा आप यहाँ बैठ जाइए। या कोई और पोजीशन वाला आदमी आ रहा है तो उसको कहाँ बैठाना है, कोई पैंट वाला है तो उसको कुर्सी पे कहेगा बैठ जाइए, कोई धोती वाला तो बोलेगा खटिया पाइए बैठ जाइए। तो अगर बेंजीन को जैसे कमरे में कोई पहले से ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर कोई ऑलरेडी मौजूद है ग्रुप, तब क्या होगा, तब आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसे पहले से जो ग्रुप है वो निर्देशित करेगा, डायरेक्ट करेगा कि वो कहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो। इसी चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटेशन। तो जो रूल है, उसके रूल के पीछे जो रीजन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, रूल है कि अगर बेंजीन के ऊपर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है और तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा, आर्थो और पैरा पे होगा। आप जानते हैं कि आर्थो पोजीशन किसको कहते हैं, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो दूसरी पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो। अगर ये ग्रुप यहाँ आ जाए तो उसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये पोजीशन आर्थो है। जहाँ भी ग्रुप अगर यहाँ लगा है तो ये आर्थो, ये आर्थो। और पैरा, फोर्थ पोजीशन जो है वो पैरा है, दूसरी पोजीशन जो है आर्थो। लिखने का भी अपना मेथड है कि आर्थो को हम लोग ओ के पी नीचे डैश भी लगाते हैं, पैरा में पी के नीचे डैश लगाते हैं और इटैलिक में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है इटैलिक, मतलब टाइपिंग में वो थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिखाई देगा या फिर बोल्ड अक्षर में दिखाई देगा। ये सब नोटेशन है आर्थो के, पैरा के, है ना, मेटा के। तो अगर पहले से कोई ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल को आके लगना है तो कहाँ लगेगा, वो आर्थो और पैरा पर लगेगा। दिस इज द रूल। उसके पीछे रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और अगर
यहीं पे अगर विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, पहले से ही बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अगर लेने वाला ग्रुप लगा हुआ है, हमने आपको पहले बताया है कि दो तरह के ग्रुप आपके पास हैं, कुछ तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले उनको हम लोग विड्राइंग ग्रुप कहते हैं, और कुछ देने वाले ग्रुप हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। अगर कोई ग्रुप पहले से बेंजीन के ऊपर लेने वाला मौजूद है, तब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आके लगेगा, वो मेटा पोजीशन पर आकर लगेगा। दिस इज द रूल। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं हो रहा है तो, है ना, वो एक्सेप्शन की चर्चा हम लोग किसी एग्जाम्पल में करेंगे। अगर कोई और फिनोमेना हो रहा है तब बात अलग है। अदरवाइज इन जनरल कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तब तो आर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप पहले से लगा है तो कहाँ जाएगा, वो मेटा पे जाएगा, है ना। सॉरी, ये नहीं, मेटा पोजीशन कौन सी, तीसरी पोजीशन है, वो हमारी मेटा पोजीशन है। तो ठीक है, ये रूल है। इसमें जो एक्सेप्शंस हैं हैलोजन्स, उनकी चर्चा हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं पहले आपको अपनी बात को साझा करूं कि आपको पता है कि जो OH है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, R जो है, OR जो है, ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और बाकी के तमाम ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, है ना, साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो हम दो एग्जाम्पल्स अपनी बात को यहाँ पे रखें कि आपके पास सपोज़ कि पहले से ग्रुप लगा हुआ है, टॉल्यूइन है, और इसका क्लोरीनेशन हो रहा है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो, ये पता आपके क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन आके लगेगा, तो क्या मिलेगा आपको, आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन मिलेगा और पैराक्लोरोटॉल्यूइन मिलेगा, जो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि CH3 ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है, नेचर उसका कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब सवाल कि आर्थो कम मिलेगा कि पैरा कम मिलेगा, ये एक अलग बात है जिसका हम लोग किसी लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं, वो BSc पार्ट 1 के कॉम्पिटिशन्स के तमाम कोर्स में उसको हम बोलते हैं आर्थो पैरा रेशियो, वो एक अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ जो बताना चाह रहे हैं कि अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो आने वाला ग्रुप आर्थो और कहाँ जाएगा, वो पैरा पे जाएगा। इसका नाम क्या होगा, आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, और इसका नाम होगा पैराक्लोरोटॉल्यूइन। तो इट इज़ क्लियर। और अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप के बदले अगर कोई विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, सपोज एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग चर्चा करें कि अगर कोई आपके पास विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ, आपको पता है कि विड्राइंग ग्रुप क्या होता है, कौन लोग होते हैं, ये आपको धीरे धीरे आपको सेंस हो गया कि किसको हम लोग विड्राइंग कहेंगे और किसको हम डोनेटिंग करेंगे। सपोज कि आपके पास COOH ग्रुप है, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। और मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 जो रिएजेंट हैं ये क्या देंगे, नाइट्रेशन देंगे। और आपको पता है कि नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप आएगा, नाइट्रो ग्रुप आएगा, ये पता है आपको। अब यहाँ क्वेश्चन वही है कि कहाँ आएगा, तो जो रूल बता रहा है वो कहाँ आएगा, वो मेटा पे आएगा। इसको हम लोग 3 नाइट्रो, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम 3 नाइट्रो या मेटा नाइट्रो, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड या मेटा, हम लोग मेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, या हमने अभी आपको बताया ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटा बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल है ना, कि अगर यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है तब भी नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप होगा, यहाँ पे विड्राइंग। जब भी यहाँ विड्राइंग ग्रुप होगा सब्स्टिट्यूशन मेटा पे होगा,
और जब भी डोनेटिंग ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, आर्थो और पैरा पे होगा। ये बात हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करें। नाउ द क्वेश्चन इज, ये मन में एक क्वेश्चन आता है कि फिर ऐसा क्यों होता है, क्यों आखिर ऐसा होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप उसको देखें तो आपने मैकेनिज्म जाना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। ये आपने एक वीडियो में जाना है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में जनरेट होता है, चाहे ऑटोमेटिक हो और चाहे किसी की सहायता से हो, इलेक्ट्रो पहले फाइल जनरेट होता है। अगले स्टेप में वो बेंजीन न्यूक्लियस पर अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट अरेनियम आयन देता है, ये आपने जाना है। और फिर लास्ट स्टेप में उससे एक प्रोटॉन निकल जाता है और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, ये आप जानते हैं। अब उसी चीज़ को लेके आप देखिए कि इंटरमीडिएट जो अरेनियम आयन बनेगा वो जहाँ फेवरेबल होगा उसी दिशा में रिएक्शन का पाथ होगा। जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट बनने के चांस उतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। इट इज़ ए 2 स्टेप रिएक्शंस है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज़ ए 2 स्टेप रिएक्शन। ये किसी दिन ग्राफ में भी हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट बनता है। ये नंबर ऑफ प्रूफ्स आर देयर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। बहुत बार हम आइसोलेट करके देख लेते हैं, बहुत बार स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से देख लेते हैं, बहुत बार इनडायरेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री से जान लेते हैं कि 2 स्टेप का रिएक्शन है। ये किसी दिन हम एक लेक्चर में पूरा समराइज़ कर देंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने के लिए कौन सी विधियाँ आपके पास हैं। तब आप देखिए कि अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो फिर आर्थो पैरा पे ही क्यों जाता है, क्योंकि साइंस में इस क्यों का बड़ा महत्व है। क्यों बहुत सारे आंसर को देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। तो मन में ये बात ज़रूर से आपके मन में आती ही होगी कि भाई अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसा क्या है कि आर्थो और पैरा पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जा रहा है, वो मेटा पे क्यों नहीं जा रहा है। इसका मतलब कोई न कोई ऐसी बात होगी जो मेटा के फेवर में नहीं होगी। और उसको आप देखें, ये आपके पास ये डोनेटिंग ग्रुप है आपका। और क्या होगा, क्या जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा इंटरमीडिएट बनेगा, आपने जाना है कि पॉजिटिव चार्ज 2, 4 और 6 पोजीशन पे लगेगा। तो अगर आर्थो पे आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अगर आया तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा ये आपका ग्रुप लगा हुआ है, ये दूसरी पोजीशन है, ये बॉन्डिंग है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये आपका ये H है, ये E है ना। हम लोग इसको सिमेट्रिकल लिख देते हैं। H कहाँ से आया, H हर जगह है, मैंने आपको बताया पहले भी कि। और तब ये डोनेटिंग ग्रुप पहले से मौजूद है A, और पॉजिटिव चार्ज दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन पे 2, 4, 6 पे क्या करता है, रोटेट करता है। और अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है क्या आएगा, ये डोनेटिंग ग्रुप है आपका, ये आपका आर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये पोजीशन आपकी है। आप गिन रहे हैं यहाँ से 2, 3, 4, 5 और 6, और दिस इज़ दी बॉन्ड। बॉन्ड कैसे लगाएंगे, वेरी सिंपल है कि आप जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, वहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है वहाँ पे आप बॉन्ड नहीं लगाएंगे, बाकी बचे हुए जगह में अल्टरनेट बॉन्ड लगाएंगे, है ना। जैसे यहाँ नहीं आपने लगाया है, यहाँ नहीं लगाया है, बाकी जगहों पे लगाया है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आप देखिए कि ये सभी स्ट्रक्चर्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के देने के कारण स्टेबलाइज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है रेडियम आयन, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग उसे क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं, इन तीनों की स्टेबिलिटी में अंतर है। कैसे अंतर है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, आप देख रहे हैं जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इसमें है।
यहाँ पे क्या है, थोड़ा दूर है, यहाँ भी क्या है, दूर है, तो इनके स्टेबिलिटी में अंतर आएगा। जैसे अगर आपको भूख लगी है सपोज, और आपने कहा कि भूख लगी है, किसी ने कहा कि तुरंत खाना लीजिए, आपने जहाँ मांगा वहीं खाना आपको दे रहा है, वहाँ स्टेबिलिटी अलग महसूस होगी। और आपने किसी से कहा मुझे भूख लगी है, उसने कहा ठीक है मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आप सेंटर पॉइंट पे जाइए, हमारा एक परिचित होटल वाला आपको खाना खिला देगा। दोनों की स्टेबिलिटी में अंतर है, और ख़ास करके अगर गर्मी चिलचिलाती धूप है तो और भी अंतर है ना। अगर आपको उसने कह दिया कि ठीक है यहाँ तो नहीं खिला पाऊँगा, और आप चले जाइए 1 किलोमीटर दूर, भूखा आदमी तो 1 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाके खा तो लेगा, लेकिन उसके मन में जो सुकून आएगा, जिसको स्टेबिलिटी आप कह रहे हैं, उसमें अंतर आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी में पर्टिकुलरली जो ये स्ट्रक्चर है, इट इज़ हाईली स्टेबल, पर्टिकुलरली मोर स्टेबल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस, कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है ठीक उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज पर्टिकुलरली मोर स्टेबल, दिस इज पर्टिकुलरली इन लोगों की तुलना में मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। अब हम देखते हैं कि पैरा के साथ फिर क्या हो रहा है। आर्थो में तो आपने देखा कि भाई आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा मिला है जो पर्टिकुलरली मोर स्टेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई पैरा में हमारी क्या स्थिति हो रही है, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट हो तब क्या होगा। पैरा पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या होगा, तब इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तब आप देखिए कि अगर पैरा पे होगा, ये आपका डोनेटिंग ग्रुप है, ये पोजीशन पैरा है, पॉजिटिव चार्ज लगाना आपको आ गया है, कहाँ कहाँ, 2, 4 और 6 पोजीशन पे। आप भी पढ़ने के साथ साथ थ्योरेटिकल एग्जाम्स में, मेरी राय है, आपको पहले भी मैंने कहा है कि मेरे पढ़ाते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी से आपका हाथ चलने लगेगा। हाँ, आप लिखिए उसको। तो दिस इज़ द 2 पोजीशन, 3, 4 एंड दिस इज़ द रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट अरेनियम आयन है, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। ये ऐसा मान के मैं दे रहा हूँ कि अगर पैरा पे हो तो क्या होगा। तो ये हमारी पोजीशन है, ये हमारी 6th पोजीशन, हम इधर से गिन रहे थे, तो क्या होगा, ये दिस होगा। अब आप देखिए अगेन आपको ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्योंकि वही बात फिर है कि इस स्ट्रक्चर में एक खासियत है कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ है उसके ठीक ऊपर में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मौजूद है, तो ये पर्टिकुलरली मोर स्टेबल है। तो आर्थो के केस में भी उसे एक स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली मोर स्टेबल मिल रहा है, पैरा के केस में भी उसको इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो अगर मेटा पे हो तो क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि अगर वो मेटा पे हो जाए तब क्या होगा। आप देखें कि अगर मेटा पे हो तो क्यों नहीं मेटा पे हो रहा, उसके पीछे क्या रीजन है। तो हम देखते हैं कि अगर मेटा पे हो तो होगा क्या, तो उसी से पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा हो। तो आप देखें कि ये मेटा की पोजीशन है, ये जो अरेनियम आयन बनेगा, अब आपको लिखने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी वहाँ, क्योंकि आपको आने लगा है कि क्या हो रहा है। ये मेटा पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, 2, 4 और 6 पे। ये आपका डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मेटा पे जा रहा है, और ये आपका अरेनियम आयन है, ये 2 है, 3 है और ये 4 पोजीशन है। और तब ये 6 पोजीशन है,
नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर मेटा पे हो तो क्या होगा इंटरमीडिएट। क्या इस मेटा के इंटरमीडिएट में कोई स्ट्रक्चर आर्थो और पैरा के मोर स्टेबल जैसा स्ट्रक्चर क्या है? क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो और उसके ठीक ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाला हो? ऐसा कोई स्ट्रक्चर है? तो रिएक्शन का पाथ निश्चित रूप से उधर की तरफ जाएगा जिधर इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, उसे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। उधर की तरफ वो क्यों जाएगा जिधर उसको स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली कम मिल रही है। अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो मजबूर है, लेकिन जब चॉइस है उसको दो दावत में जानी है और एक बढ़िया दावत है शानदार वाली और एक थोड़ा उससे इन्फीरियर है और उसको चॉइस है कि तुम इसमें जाओगे या इसमें जाओगे, तो नेचुरल है तब तो फिर वो उधर ही जाएगा जहाँ पे उसे अच्छी दावत मिलेगी। सो लाइक दैट हमारे इंटरमीडिएट बाकी रिएजेंट ये सब भी वही ह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आर्थो पे इसलिए जा रहा है क्योंकि इंटरमीडिएट उसको पर्टिकुलरली मोर स्टेबल मिल रहा है, पैरा पे इसलिए जा रहा है कि फिर मोर स्टेबल मिल रहा है। लेकिन मेटा पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मेटा पे इसलिए नहीं जा रहा है कि उस तरह की फेवरेबल कंडीशन उसको नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप के बदले विड्राइंग हो जाए, तब आप कह रहे हैं कि भाई विड्राइंग होते वो आर्थो पैरा की तरफ नहीं जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट है कि अगर विड्राइंग ग्रुप लग जाए तब जो है आपके पास वो सब कहानी बदल जाएगी, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेटा, आर्थो पैरा नहीं बनेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन इसी एग्जाम्पल में आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये मेटा पे हो तो क्या मिलेगी सिचुएशन? आपको यही मिलेगी। ये डोनेटिंग के बदले हर जगह केवल निशान बदल जाएगा। ये आपको मिल रहा है, बाकी सब तो वही है। ये आपको मिल रहा है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट आपको मिल रहा है। इनमें कोई भी इंटरमीडिएट पर्टिकुलरली मोर अनस्टेबल नहीं है। अनस्टेबल कब होगा मोर? अभी आप आर्थो में देखेंगे कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है कार्बन पे, वहीं पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आ जाए, बेचैनी बहुत बढ़ जाएगी। बगल में लग जाए तब तो चलो कुछ चलेगा, आपने किसी से उधार ले लिया है पैसा, कोई आदमी आपसे कहता है कि ठीक है, किसी बगल वाले से कहवाता कि जरा कह देना दे जाए पैसा, तब बेचैनी अलग है। और कुर्सी लगा के सुबह ही सुबह आपके घर के सामने आके बैठ जाए कि पैसा ले के ही जाएंगे, तो दोनों की बेचैनी में आपको अंतर नहीं लग रहा है? तो वही हाल है कि मेटा में ऐसा कोई हाईली कठिनाई वाला स्ट्रक्चर जो है नहीं मिल रहा है। सब जगह कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहीं लेने वाला भी आ गया है। लेकिन अगर आप आर्थो के केस में देखें तब आप देखेंगे कहानी दूसरी हो जाएगी। कैसे? अगर आर्थो के केस में आप देखें तब क्या होगा कि अगर आर्थो पे लेने वाला ग्रुप लगा है और सब्स्टिट्यूएंट गलती से आर्थो पे आने की सोचे तो क्या होगा? तब इंटरमीडिएट उसको जो मिलेगा आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट मिलेगा, ये विड्राइंग ग्रुप है, ये आपका आर्थो पे अगर आ जाए तब क्या होगा? ये आर्थो पोजीशन है और तब पॉजिटिव चार्ज अपने नेचर के अनुसार 246 में एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा तीनों स्ट्रक्चर में जो पर्टिकुलरली अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन मांगने वाला आ जाए। घर में खुद ही आपके पास कमी है और तुरंत आपसे लेने वाला भी कोई आ जाए तो आपको बेचैनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो पर्टिकुलरली आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है जो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो फिर क्यों आर्थो की तरफ जाएगा? अगर इस तरह के उसे स्ट्रक्चर मिलने लग जाए, नो डाउट बाकी दो स्ट्रक्चर और मिलेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली मोर अनस्टेबल है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दैट फैक्ट कि पॉजिटिव चार्ज है और वही लेने वाला भी आ गया है। पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ देने वाला आ गया तो बात अच्छी है, वहीं लेने वाला आ गया तो एकदम उलट गया मामला। और इसी तरह से कि अगर आपके पास आर्थो के बदले मान लीजिए
पैरा की बात आ जाए, पैरा पे मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल पैरा के पोजीशन में आ जाए, तब क्या होगा इंटरमीडिएट, तब इंटरमीडिएट सपोज कि ये पैरा पे आ जाए, पैरा पे आ जाए मान लीजिए, तब ये दूसरी पोजीशन, तीसरी और ये चौथी पोजीशन, एक स्ट्रक्चर फिर से ऐसा मिल जाएगा जो हाईली पर्टिकुलरली अनस्टेबल होगा। इसी कारण से इंटरमीडिएट आर्थो की तरफ और पैरा की तरफ रिएक्शन को नहीं जाने दे रहा है। अगर लेने वाला लगा है तो तब वो किधर जा रहा है, इन लोगों की तुलना में उसे आराम मिल रहा है मेटा की तरफ जाने में, इसलिए मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि आर्थो लगा है, डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्यों आर्थो और पैरा मिल रहा है, और विड्राइंग ग्रुप लगा है तो क्यों वो मेटा मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। बाकी के स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, लिख लेंगे आप। 2, 4, 6 पोजीशन पे घुमाना है, बॉन्ड बनाना है। आप करके बार बार देखेंगे तो आपका हाथ भी चलने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्शन के एग्जाम्पल आएंगे, जैसे एनलीन का नाइट्रेशन होता है और विड्राइंग डोनेटिंग ग्रुप एनलीन है, फिर भी मेटा प्रोडक्ट एक बड़ी मात्रा में मिलता है, उसके रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि इन जनरल दिस इज़ द रूल, उसके पीछे रीजन यही है। और अगर कहीं कोई छुपा हुआ रीजन उसके अंदर मौजूद है, कोई हिडन चीज़ है, तो ठीक उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे कि आश्चर्यजनक प्रोडक्ट वो क्यों दे रहा है, तो उसकी खोज हम फिर करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस है, नो डाउट। तो दिस इज़ द। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल छोटे मोटे, जैसे कि आप कहते हैं कि डोनेटिंग ग्रुप अगर स्ट्रांग है तो ठीक है, सारे आर्थो पैरा भर जाएंगे। और कुछ प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि जैसे कि फेनॉल, हमने आपको पहले बताया कि फेनॉल में जो OH है, OH इज़ वेरी स्ट्रांग डोनेटिंग ग्रुप, और OH के केस में फेनॉल का जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो आपको कंसनट्रेट जो ही HNO3 डालते हैं, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं, आप गर्म करते हैं, तो जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन है वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं। जितनी भी आर्थो पोजीशन है, नाइट्रेशन में कौन ग्रुप आएगा पता आपको, नाइट्रो आएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, सारी आर्थो पैरा पोजीशन भर गई हैं, ये भी आर्थो पैरा एक ही है। तो 2 नामकरण कैसे करेंगे, तब आर्थो नहीं करेंगे, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे तो नाम लेंगे नंबरिंग करके। तब कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन ग्रुप है 1, तो 2, 4, 6, इसका नाम है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, और इसको हम लोग एक कॉमन नेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, है ना। इसको पूछा जाता है पिक्रिक, इसको इसलिए पूछता है कि बच्चा सोचता है कि एसिड ग्रुप तो कोई है नहीं, फिर नाम क्यों पिक्रिक एसिड है। तो ऐसा नहीं, कोई कंफ्यूजिंग नेम है। एसिड वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और बेस वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसको pH भी नापिएगा तो एसिड के अच्छे रेंज में आता है, तो इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप अगर स्ट्रॉन्ग बहुत है तो सारी आर्थो पैरा भर जाएंगे। वीक अगर है, माइल्ड मतलब माइल्ड है, तो आर्थो अलग बनेगा, पैरा अलग बनेगा। यहाँ पे केवल HNO3 डाइल्यूट ले लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, तो अलग बात है। लेकिन अगर डोनेटिंग है तो मेटा नहीं बनेगा, अगर कोई विशेष बात नहीं है तो, राइट। तो ओके, ये वीडियो हमारी यहीं पे हम इसको आपके लिए यहीं पे छोड़ते हैं इसको। और ये हमारा ओरिएंटेशन की पूरी कहानी है, और इस ओरिएंटेशन में कुछ चीज़ को हम और जोड़ते हैं, थोड़ा 2 मिनट और आपका ले रहे हैं अभी। कि मान लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बार IITs में और कॉम्पिटिशन्स में सब जगह पूछा जाता है। तो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो देने वाला ग्रुप है वो कैसा है, वो आपका
आर्थो और पैरा पे आपको ले जाएगा, और लेने वाला है तो मेटा पे ले जाएगा, ये आप जानते हैं। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई ग्रुप है कि OH भी लगा है और CH3 भी लगा है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोज कि ये क्लोरीन और AlCl3 हो रहा है या सिंपल ब्रोमीन हो रहा है, ये रिएक्टिविटी के ऊपर, अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो AlCl3 की ज़रूरत नहीं है तो लगेगा, वो अलग बात है। लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके पास दो ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इलेक्ट्रोफाइल को आके लगना है, तब क्या करेगी वो? लेकिन ये पता है कि ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है। ये कैसा है? माइल्ड। आपके दो पड़ोसी हैं, एक ही साथ आपको कहते हैं, दोनों आपको मानते हैं, लेकिन दोनों के पोजीशंस में अंतर है। एक पड़ोसी आपको 100, 200, 500 तक की मदद कर सकता है, कमज़ोर है थोड़ा, और एक जो है वो आपको लाखों करोड़ों रुपए आपको दे सकता है शादी में, विवाह, किसी काम में। और दोनों एक साथ कहते हैं, एक ही टाइम पे कहते हैं कि मेरे साथ चलो। वो भी कहता है, ये भी कहता है। आप क्या करेंगे? आपका दिमाग क्या करेगा? किसकी बात मानेंगे आप? जो पावरफुल होगा। तो दो अगर डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, और तब इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा? इसकी ओरिएंटेशन किसके अनुसार होगा? इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार नहीं होगा। तब इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो होगा, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में कौन आर्थो होगा? ये होगा। तो जो चीफ प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन मिलेगा? OH वाला मिलेगा। हमारा ये OH है, इसके रिस्पेक्ट में जो Cl है ये मिलेगा, ये हमारा चीफ प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। इसके अनुसार ओरिएंटेशन नहीं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर बेंजीन के पास दो ग्रुप हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, तो जो ज़्यादा डोनेटिंग है उसके अनुसार ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। और अगर एक विड्राइंग है और एक डोनेटिंग है, तब तो डोनेटिंग वाला चाहे थोड़ा कम ही डोनेटिंग है, माइल्ड ही है, विड्राइंग की बात मानेगा या डोनेटिंग की बात मानेगा? आपके दो पड़ोसी हैं, एक मौका पड़ने पे आपको 100, 200, 500 की मदद करते हैं, एक पड़ोसी आप ही से मदद लेते रहते हैं हरदम उनको उधार मांगना, कभी साइकिल कभी पैसा। किसकी बात का वजन है? जो हरदम मांगते रहते हैं या जो आपको मदद करते हैं? तो नेचुरल है कि जब एक विड्राइंग होगा, एक डोनेटिंग होगा, तो ओरिएंटेशन किसके अनुसार होगा? डोनेटिंग के अनुसार होगा। और अगर तीसरी कंडीशन कि दोनों विड्राइंग हैं, एक रोज़मर्रा मांगने वाला है, बहुत तगड़ा विड्राइंग है, एक कभी काल मांगता है, किसकी बात का वजन ज़्यादा है? कभी काल वाले का। तो ओरिएंटेशन किसके अनुसार होगा? जो कभी कभी मांगता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर। इससे क्वेश्चन इन नंबर आप क्वेश्चन जनरेट होते हैं। किसी दिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके साथ लाऊंगा कि उसमें यही ध्यान रखना है कि दोनों डोनेटिंग हैं तो स्ट्रांग डोनेटिंग के अनुसार, एक विड्राइंग एक डोनेटिंग है तो डोनेटिंग के अनुसार, दोनों विड्राइंग हैं तो जो कम विड्राइंग है उसके अनुसार ओरिएंटेशन होगा। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, पिक्चर इज़ वेरी क्लियर। तो ओके, ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो इस ओरिएंटेशन में मैं यही रोकता हूँ। इनके एग्जाम्पल क्वेश्चंस किसी और वीडियो में और ज़्यादा एलोबरेट में करूँगा। अब अगली जो वीडियो हमारी आएगी, इसमें एक चीज़ है कि मेटा में तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, जो बन रहा हो 100% बन रहा है, लेकिन आर्थो पैरा में फिर क्वेश्चन होगा कि आर्थो ज़्यादा बनेगा कि पैरा ज़्यादा बनेगा। उसका एक हेडिंग है आपके सिलेबस में, उसे कहते हैं आर्थो पैरा रेशियो। अगली वीडियो जो है वो यही आपको समझाएगी कि आर्थो पैरा रेशियो क्या है और क्या उसमें होता है। थैंक यू। आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, बार बार वीडियो के थ्रू जाइए। ओके। ये निशान लगाने में थोड़ी गलती हो गई है, बात तो सही चल रही थी, लेकिन आपको मैंने बताया कि OH भी देने वाला ग्रुप है और CH3 जो है, ये दोनों देने वाले ग्रुप हैं।
ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग है, ये माइल्ड डोनेटिंग है। लिखते समय ये कन्फ्यूजन नहीं है, लिखते समय कलम का दोष है, ये भी होना नहीं चाहिए आपके लिए एग्ज़ाम में। बी केयरफुल। ओके, थैंक यू।